जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर एंड अस्सलाम वालेकुम शोएब सर। गुड हाँ, इवनिंग गुड इवनिंग, ऑल गुड ऑफ यू। इवनिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हाँ, थैंक यू, खुश रहो। थैंक यू सर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, एक्चुअली कुछ बच्चों का इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया था, जिसको लेके हमने इस टॉपिक को डिसाइड किया कि इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। एंड द टर्म आई यूज्ड होम्योस्टेसिस इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगर इसके हिस्ट्री के ऊपर देखें तो ये फेनोमेना वर्ल्ड में कोई नया फेनोमेना नहीं है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ दिस फेनोमेना इज गोइंग ऑन। ये अलग बात है कि इस टर्म का डेवलपमेंट, इस टर्म का क्वाइन बहुत बाद में हुआ है। अगर हम होम्योपैथी को इससे रिलेट करके देखें तो होम्योपैथी में हनीमैन ने बहुत शुरू से, अगर हम ऑर्गेनन में 1810 से फर्स्ट एडिशन की बात करें तो वहां से इसका, इस फेनोमेना का परसेप्शन है यहाँ पे बैठा हुआ। ऑल्दो दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर वाल्टर कैनन इन 1930। एक फिजिशियन थे जिन्होंने फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा वर्कआउट किया था, और उसके बाद ये टर्म डेवलप हुआ था। उन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश किया था, स्पेशली विथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस के लिए। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिस टर्म को यूटिलाइज करने के लिए हमारा यहाँ पे जो मकसद है कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट ने और बहुत सारे लोगों ने जब कॉजा ओकेजनलिस्ट को पढ़ाते वक्त हमसे ये पूछा कि इट इज सेड एंड इट इज वेरी राइटली सेड दैट what Hahnemann says in aphorism number 7 footnote, that it is not advisable to the intelligent physician to remove it first where it exists। मतलब यहाँ पे बात इतना इस चीज को ऑब्वियस, इस फुटनोट में अगर देखा जाए तो इतना ऑब्वियस कर दिया है कि इसको एक्सप्लेन भी करने के बजाय वो कह रहा है कि इसको बोलने की जरूरत नहीं है। इट मस्ट बी ए फेनोमेना ऑफ कॉमन सेंस, इट मस्ट बी ए फेनोमेना ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द फिजिशियन, कि पहले इसको हटाना है, उसके बाद ही सारा काम होगा। और फिर इसी चीज को एफरोजम नंबर 77 में भी हनीमैन ने बहुत अच्छे से इसको एलेबोरेट करके एक स्कोप दिया है उसको पढ़ने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। अब इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, इस चैप्टर को अगर इस एफरोजिम्स को डील करते वक्त अगर हम एच ए रॉबर्ट्स का डिफ्लेक्टेड करंट पढ़ें तो हमको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां पे पता है कि ये डिस्टरबेंस कर रहा है, जहां पे पता है कि इसका करेक्शंस है, बट ये एक्चुअली ना पेशेंट के बस में होता है ना फिजिशियन के बस में है कि इसको करेक्ट किया जाए। उसके बाद डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांसेस मिलते हैं कि जहां पता है कि हमको ये चीज पोक कर रहा है, ये चीज डिस्टर्ब कर रहा है, बट इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। देन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फिर हमारा फर्दर स्टेप क्या होगा, इस कंडीशन में फिर हम एफरोजम नंबर 2 को जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे, या इस कंडीशन में हम पेशेंट को एक सो कॉल्ड परमानेंट या एक प्रोलॉन्ग्ड रिलीफ या एक प्रोलॉन्ग्ड एस्टेब्लिशमेंट और इक्विलिब्रियम ऑफ हेल्थ कैसे दे पाएंगे। तो इसी चीज को समझाने के लिए इस टर्मिनोलॉजी का हेल्प हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। इसको डील करने के लिए, समझाने के लिए पहले हम आपको 3 केसेस का एक एग्जांपल दे रहे हैं। इस केस को, तीनों केस को डिस्क्राइबिंग पॉइंट के ऊपर हम बहुत ज्यादा भी स्ट्रेस नहीं करेंगे, हमारा इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस रहेगा, बट हम केस आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला केस है कि एक मिडिल एज पर्सन है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए जब वो डॉक्टर के पास दिखाने गया था, स्पेशली वो, तो उन्होंने एक्सरे कराया। एक्सरे के रिपोर्ट में आया कि माइल्ड ब्रोंकाइटिस है जो डेवलप हो रहा है। सिम्टम्स पेशेंट के साथ ये था कि बाय प्रोफेशन ही वाज अ टीचर, ही इज अ टीचर, एंड जब भी वो पढ़ा रहा था तो छोटे से बात करने के टाइम में उसको ब्रेथलेसनेस फील होने से लगता था। बात करने में ऐसा लग रहा है जैसे अब उसका सांस फूल रहा है, दम हो रहा है।
खांसी ऑन एंड ऑफ होता था, बहुत ज्यादा नहीं था, कोई फीवर वाला कंडीशन नहीं था। बट जो सबसे ज्यादा मार्क, जो नोटिसेबल फीचर उसके अंदर आ रहा था, वही कि जब भी बात कर रहा था, जब स्पेशली पढ़ा रहा था या किसी से 10 मिनट बात कर रहा हो, तो वो टॉकिंग उसके लिए एक बड़ा ब्रेथलेसनेस डेवलप होकर लेके आ रहा था। ऑन एंड ऑफ ओकेजनल खांसी हो रहा था, कभी कभी सुबह के टाइम में उसको कफ डिस्चार्ज हो रहा था। बट वो कफ उसको उतना परेशान नहीं कर रहा था जितना ये ट्रबल परेशान कर रहा था। उसके हिस्ट्री में लेने के बाद बहुत सारे चीजों का पॉइंट मिला, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट सिम्टम मिला कि एक ये बहुत दिनों से स्मोकिंग हैबिट है इसका, और इसको उस बात करने के दौरान या ओवरऑल में एक सेंसेशन ऑफ वीकनेस इन द चेस्ट, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इसको मिला, बाकी और कोई सिम्टम यहाँ पे नहीं मिल रहा। ये एक केस हुआ फर्स्ट। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन जानना चाहो तो इस केस में पहले प्रिस्क्राइब किया गया था इनिशियली कैप्सिकम, बट उससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, एंड देन फॉलोड बाय प्रिस्क्राइब स्टेनामेट। और स्टेनामेट 1 mg 2 डोज के बाद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। इवन कि ये ग्रेजुअली अब सब चीज ओके है, ब्रेथलेसनेस भी नहीं है, वो भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दोबारा का एक्सरे रिपोर्ट नहीं है, बट सिम्टोमेटिकली कोई कंप्लेन नहीं है। ये एक फर्स्ट केस था। दूसरा केस है, एक 30 साल का एक लड़का है जो पिछले 1.5 साल से लोअर लिम्ब में बहुत वीकनेस लेके सिम्टम्स उसका जो आया है, और इरिटेबिलिटी आ रहा है, और वीकनेस जो डेवलप होते होते ऐसा आ रहा है कि वो बहुत हद तक ही वाज अनेबल टू परफॉर्म हिज रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक। इसके लिए जब वो डॉक्टर से दिखाने गया तो उसके सारे टेस्ट होने के बाद उसको डायग्नोज किया गया कि ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ये सारा कंप्लेन उसको पिछले 1 साल से धीरे 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 डेवलप शुरू हुआ है। इस केस की में हिस्ट्री ये है कि वो अपने घर में 5 लोगों का फैमिली है, उस घर में ये सबसे बड़ा लड़का है। घर की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, और बड़ा लड़का होने की वजह से फादर का किसी रीजन से जॉब नहीं होने की वजह से बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर है, और उसने अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई जस्ट कंप्लीट करते ही आगे फर्दर पढ़ने का था, बट उसने पढ़ाई नहीं किया और वो एक एमएनसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। एमएनसी में ज्वाइन करने के लिए इसका जो वर्क शेड्यूल था वो एक्चुअली था कि शाम को 6 बजे उसको कैब अपने घर से ले जाता था, 7:30-8 बजे इसकी ड्यूटी शुरू होती थी, सुबह के 6 बजे इसका ड्यूटी खत्म होता है, और उसके बाद फिर वापस आता है। ये ड्यूटी उसका जो है रेगुलेशन शुरू हुआ, 3 साल से चल रहा है इसको, और 1 साल से ये कंप्लेन है। ओवरऑल सिम्टम लेने के बाद उसमें मिला कि पेशेंट जो है वो थर्मली चिली है, डिजायर फॉर सॉफ्ट मीट, स्पेशली मटन, सॉफ्ट मटन, और थोड़ा सा नमकीन, स्वीट से ज्यादा नमकीन की तरफ इसका डिजायर जाता है। कभी कभी नमक कम हो तो फिर वो खाने में नहीं, उसको एक्स्ट्रा चाहिए, अदरवाइज नमक अच्छे से चाहिए। बहुत इरिटेबल हो गया था पिछले इन दिनों में, कोई भी कोई साउंड, कोई एक्सेस, घर में कोई म्यूजिक बना रहा हो, घर में कोई 2-4 बात कर ले, तो अब उस चीजों को लेके ये धीरे धीरे इसकी इरिटेबिलिटी बड़ी इंक्रीज होती चली जा रही थी। उसके बाद जो घर में ये ज्यादातर बहुत चीजों से कंसर्न रहता था, वो धीरे धीरे हर चीजों से ना अलूफ होना शुरू हो गया धीरे धीरे, और अंदर से मिजाज में बहुत ऑब्स्टिनेट। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिला कि इसके हाथ और पैरों में स्वेटिंग था। सो दीज वेर द सिम्टम, दिस हिस्ट्री। और ये सारा कंप्लेन का बिगनिंग जो है वो उसके जॉब के बाद ही शुरू हुआ। अगेन इस केस में भी इनिशियली शुरू शुरू में हमने नक्स भूमिका प्रिस्क्राइब किया था, बट ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। हालांकि केस में अभी भी उसका चल रहा है, बट बाद में इसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है बहुत अच्छे से, दैट वाज विथ नाइट्रिक एसिड LM1, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। नाइट्रिक एसिड के फेवर में अगर सिम्टम्स आप देखोगे तो ये जो मीट बता रहे थे, सॉफ्ट मीट, इसको जब इंक्वायरी किया गया था तो एक्चुअली उसका ये पार्टिकुलर कहना था कि जो बोन से जुड़ा हुआ पीस होता है वो उसको नहीं पसंद है, हार्ड वाला, वो वाला पीस पसंद है जहाँ पे फैट ज्यादा लगा हो और वो सॉफ्ट हो। सो डिजायर फॉर फैट, सॉल्टी, चिली, obstinacy, and this a little bit towards indifference, sweat on palm and sole,
आउट ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स ये कुछ सिम्टम्स मिला था जिसके ऊपर हमने इसको प्रिस्क्राइब किया, ये चला। ये एक सेकेंड कंडीशन। तीसरा केस है एक लेडी का। इस केस में वो 38 इयर्स की लेडी है अभी, और वो जब कंप्लेन लेके आई है तो उसका कंप्लेन था माइग्रेन, स्पेशली इन द इवनिंग और आफ्टरनून, और सबसे ज्यादा तब बढ़ता था जब वो सुबह से काम में एंगेज होने के बाद अगर वो प्रॉपर खाना ना खाए तो। माइग्रेन के साथ जो एसोसिएटेड कंप्लेन जो और दूसरा कंप्लेन था उसका कि फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, गैस गैस बना रहता था, कॉन्स्टिपेशन बना रहता था, और उसके साथ साथ उसके पैरों में, हील में बहुत दर्द था। एग्जामिनेशन का रिपोर्ट वो लेके आई थी, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर ग्रेड 2 और ब्लड रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, वो 9 था, और थायराइड फंक्शन में TSH 7 था, बाकी T3 T4 जो था वो नॉर्मल रेंज में था। इस केस में हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चला कि इसका भी सारा कंप्लेन जो है वो शुरू हुआ है आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज। अब उसके पीछे की हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि इसका लव मैरिज है, और वो लव मैरिज दोनों ही एक कॉलेज में, दोनों एक साथ पढ़ते थे। लड़की शुरू में बहुत एम्बिशियस थी, बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, और अपने आप को बहुत एस्टेब्लिश और अचीव करना चाहती थी। ये जो लड़का था इकोनॉमिकली उससे बहुत ज्यादा और अच्छे वेल टू डू फैमिली से था। सो इसने उससे शादी के लिए हाँ की, और ये पूछने पे उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमने हमने कहा कि जब कैरियर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर चीज को लेके था तो वाई यू आर जस्ट गोइंग फॉर द मैरिज। तो उसको लगा कि जो कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना सपोर्टिव इकोनॉमिकली नहीं था, तो आई फेल के यहाँ जाने के बाद, यहाँ शादी करने के बाद हमको ये इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, और हम अपने हर चीज को, अपने ख्वाब को, अपने जो अचीवमेंट है उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये इसका एक बैकग्राउंड था। बट शादी के बाद सिनेरियो बिल्कुल ही बदल गया। बदल ये गया कि वहां जाने के बाद इसके ऊपर सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद इसका बाकी जो अपना पैशन का जो फुलफिलमेंट था वो सब उसका स्टॉप हो गया, वो धीरे धीरे रुक गया। बट ये सारी चीजें भी उतनी डिस्टरबेंस नहीं थी। डिस्टर्बिंग वाली बात सबसे ज्यादा ये थी कि उसकी मदर इन लॉ के नजर में ये हमेशा ही खटक रही थी, और वो सबसे बड़ा उस तरफ का पॉइंट ये था कि मदर इन लॉ को ये लगता था कि हमारा बेटा एक अच्छे पोजीशन पे, एक अच्छे कंडीशंस में है, और इसको एक बहुत अच्छे घर से अगर शादी होती तो ये बहुत कुछ और लेके आती, द सो कॉल्ड एक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉरी और स्ट्रक्चर। बट इसके साथ शादी होने के बाद ये हुआ कि हमारे बेटा का सब कुछ ये थी, इसकी वजह से रुक गया। और नतीजा ये था कि हर दिन इसको मदर इन लॉ का एक ताना सुनना पड़ रहा है, हर दिन मदर इन लॉ के खट्टे और मीठे बर्ताव के साथ, एक तीखी बर्ताव के साथ इसको रहना पड़ रहा है, और हर बात में ही इसको सुनना पड़ रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए कि शादी के बाद लड़कियों में अगर उसको बोला जाए, उसके ऊपर बोला जाए, तो वो फिर भी थोड़ा सा दर्द कम होता है। अगर उसके घर वालों को उससे रिलेट करके बोला जाए तो ये दर्द ज्यादा गहरा हो जाता है। एंड शी हैज टू बियर ऑल दीज थिंग्स। रिफ्लेक्शन ये था कि अंदर ही अंदर ये गुस्से में घुटती रहती थी, अंदर ही अंदर एक चीजों को लेके ये बर्दाश्त करती चली जा रही थी। बट शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग टू एनीवन, इवन नॉट टू हर फैमिली मेंबर, फादर मदर या सिस्टर, उसके साथ भी इस चीजों को डिस्कस नहीं कर रही थी। बाकी भी चीजों के साथ डिस्कस करने में या किसी और के साथ भी डिस्कस करने में इसको इस चीज का एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता था कि हमारे कंडीशंस को लेके फिर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये बार बार फीलिंग था, और इस चीज को अंदर ही अंदर रख के ये घुट रही थी, और ये कंडीशन उसका स्लॉप चला जा रहा था। इसकी बात बात पे इसने ये भी कहा कि देखिए हमारे कुछ शौक की चीज थी। अब हमको चाय पीना था, चाय हमको बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे घर के ऐसे माहौल की वजह से हम चाय भी नहीं पी पाते। हम क्यों, चाय के लिए क्या मना होता है? बोले हमको चाय बनाने के बाद या अन्य के बाद तुरंत पीना होता है, बट यहाँ पे सबको सर्व करो फिर पियो, तब तक हल्की ठंडी हो जाती है, फिर हमको वो अच्छा नहीं लगता। सो बेटर हमको उसको फिर हटाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। उसके फिजिकल सिम्टम के अंदर देखोगे तो शी इज कॉन्स्टिपेटेड,
शी इज स्लाइटली लिटिल बिट चिली, देखने में अच्छी थी, थोड़ी सी बल्कि, स्पेशली विथ सम हाफ ऑफ द बॉडी इज फ्लैबी। इस लेडी को प्रिस्क्राइब किया गया, from the very beginning she was prescribed lycopodium in elem potency with gradual relief। बट प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा हमने पहले कहा कि हमारा इस केस के अंदर या इन तीनों चीजों को बताने के अंदर इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम देखें कि पहले केस में कॉजा ओकेजनलिस और एक कॉज की बात करें तो वहां पे क्या मिला था, स्मोकिंग। दूसरे केस में एक ऑक्यूपेशन, और तीसरे केस में इस फैमिली सिचुएशन। अब अगर हम रिमूवल ऑफ द कॉज और करेक्ट मेंटेनेंस एंड रिमूवल ऑफ कॉजा ओकेजनलिस की बात करें तो पहला केस में कॉज को रिमूव करना कंपलसरी है और रिमूव होगा। आप देखिए दूसरे केस में कॉज को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कॉज को रिमूव करने का जो कॉस्ट है वो पेशेंट नहीं बेयर कर सकता। उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन, उसका सारा, अब उसको हम कहेंगे कि जॉब छोड़ दो तो वो पहले डॉक्टर ही बदलेगा, जॉब नहीं, क्योंकि एक मुश्किल के बाद वो मिली है और इस लाइवलीहुड को नहीं चेंज कर सकता। कॉजा ओकेजनलिस वहां पे आप नहीं हटा सकते। तीसरे केस में क्या कॉजा ओकेजनलिस को हटाने का भी एडवाइस दे सकते हैं? मदर इन लॉ के उस बिहेवियर से जो इसको हो रहा है, तो क्या उसको आप रिमूव कर सकते हैं? यहाँ पे एडवाइस नहीं दे सकते। देखिए तीन अलग अलग सिचुएशन हमको मिला। एक जगह पे कंपलसरी है कॉजा ओकेजनलिस हटाना, और वो पॉसिबल भी है और वो फिजिबल भी है। दूसरे कंडीशन में कॉजा ओकेजनलिस हटाना पॉसिबल है बट फिजिबल नहीं है। तीसरे कंडीशन में इसको हटा भी नहीं सकते, एडवाइस भी नहीं दे सकते। तो अब सवाल यह है कि क्या लाइकोपोडियम देने के बाद, हम तीसरे कंडीशन की बात अगर अभी शुरू करें, क्या लाइकोपोडियम देने के बाद इसको जो मदर इन लॉ से सुनना पड़ता था, क्या वो ठीक हो जाएगा? क्या मदर इन लॉ का बिहेवियर करेक्ट हो जाएगा? क्या उनकी बातें करेक्ट हो जाएगी? दैट मीन्स के अभी भी इस लेडी को उसी सारे पोकिंग के साथ, उसी सारे तीर और तलवार भरे शब्दों के साथ जीना है। तो अगर ये कॉज परसिस्टेंट हो रहा है, एक सॉइल का एक इम्पोर्टेंस है ही है जिसके अंदर एक डिफरेंट सस्टेनेबिलिटी है, बट अगर ये कॉज परसिस्टेंट है तो फिर अब यहाँ पे रिजल्ट कैसे इंप्रूवमेंट होगा? और फिर क्या लाइकोपोडियम के साथ हम उसको किस हद तक और कहां तक उसको रिलीफ दे पाएंगे? यहीं से वो कंडीशन शुरू होता है जिसको हमने डिस्कस करने के लिए कहा था। और यहाँ पे इन चीजों का इस्तेमाल, जिसको होम्योस्टेसिस के फॉर्म में हमने आपको इस्तेमाल किया, जो बताया कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ होम्योस्टेसिस को देखेंगे तो बहुत सारे कंडीशंस में इसका यूटिलाइजेशन है कि होम्योस्टेसिस का जो कंसेप्ट है, इट इज नॉट इन आवर लाइफ दैट एक दिन एक बार एडजस्टमेंट हो गया लाइफ में, एक बार सिचुएशंस को हो गया और बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी, बल्कि होम्योपैथी के परफेक्ट जो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है, एक कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट बी इन द इक्विलिब्रियम, पल पल एडजस्ट करते रहना, पल पल एडजस्ट करते रहना, being so much suitable to our living, so much suitable to our surroundings। आप चाहे इसको उठा के स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को भी आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, तो यहाँ भी वही होम्योस्टेसिस है जिसके ऊपर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके बैठता है। यही होम्योस्टेसिस है जो फिजियोलॉजी में भी बैठता है, यही होम्योस्टेसिस है जो साइकोलॉजी में भी बैठता है, यही होम्योस्टेसिस है जो हमारे होम्योपैथिक पॉइंट में भी बहुत सारे ऐसे जगह पे जाके बैठता है जहां पे कॉज को हटाना मुमकिन नहीं है। बट इससे होगा क्या? अब होगा क्या में दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिचुएशंस है जिसका कंसिडरेशन करना पड़ेगा। कभी कभी
अपनी बिजी लाइफ में, बिजी प्रैक्टिस में हम इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमने एक रेमेडी सिलेक्ट कर लिया, पेशेंट को दे दिया, हमारा काम हो गया। बट एक्चुअली इस तरीके के केस में भले ही आपका ये वाला काम पहला जो हमने केस बताया था वहां हो जाएगा, दूसरे वाले केस में आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। बट तीसरे वाले केस में सिर्फ इतने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। Here you're prescribing along with what Hahnemann says in the footnote of aphorism number 17, what Hahnemann says in aphorism number 77, that both you have to carry forward. और इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इस चीज को प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने के लिए जो बेस्ट एडवाइस हनीमैन ने दिया है, बहुत हद तक हम उसको कभी कभी नेग्लेक्ट करते हैं या उसको जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड, ओवर रूल कर देते हैं। दैट वी मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ aphorism नंबर 208। अभी एडवाइस के बारे में क्यों बता रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे पैरेलल पाथवे चलेगा आपका। प्रिस्क्रिप्शन, it's all modalities of repetitions and follow-ups, prescription, second prescription, XYZ is one part. But counseling to your patient, proper guidance to your patient is very important. That is why we study psychology in our BHMS curriculum, or what Hahnemann has advised in aphorism number 98 to know the human nature for the study of psychology. It is just not limited for our case taking and to understand the mental symptom of the patient. It is very important for understanding the mental symptom, for it is very important for understanding the nature of the patient for case taking. But only understanding is not completing your job. After understanding it, after taking it, when it is required, you must have to take active participation. और इसके लिए हम आपको वही कहेंगे कि अब यहाँ पे जगह आता है aphorism नंबर 208 में। देखिए हनीमैन ने जो नीचे से 3 सेंटेंस देखेंगे तो वहां पे हनीमैन ने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिया है। ये एफोरिज्म नंबर 208 सिर्फ एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए एफोरिज्म नंबर 208 में लास्ट में देखिएगा, वहां पे जो लिखा हुआ है, सिम्टम्स ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन, यू हैव टू understand whether this mentality, this thought, this way of living of the patient act as a obstacle to the recovery, whether it needs correction, whether it needs advice, whether it needs to just say him okay carry on this. यहाँ पे जब corrections required होगा, इस तरह के फीचर्स में मेंटल सिम्टम्स को लेते वक्त हम बहुत सारे टाइम पे जो इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट लाइफ स्टाइल है, इसको हम कभी कभी ओवरलुक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंडीशंस को भी समझने के लिए कि बहुत हद तक बहुत सारा मेंटल सिम्टम प्रिस्क्राइबिंग के लिए यूटिलाइज नहीं होता, वहां पे उसको करेक्शंस, उसका एडवाइस जरूरी होता है। जो सिम्टम किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी अपब्रिंगिंग की वजह से, किसी सोशल कस्टम की वजह से, किसी वे ऑफ लिविंग में एक ट्रेंड को एक फॉलो कर रहा है और वहां से जो एक मेंटेलिटी बन गई है ना, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू करेक्ट, नॉट टू टेक फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के लिए वो लेना है जिसको हनीमैन क्या कहता है एफोरिज्म नंबर 7 में, द मॉर्बिड सिम्टम। वो सिम्टम जो पेशेंट का इनेट सिम्टम है, जो उसका अपना है, या जो विदाउट किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के उसके अंदर आया है, या बाहरी इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट उस चीज का एक परसेप्शन फैल रहा है। और तभी हम बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंट, डिपेंडेंट मेंटल सिम्टम्स को ले सकते हैं जिसका यूटिलाइज करेंगे।
यहाँ पे अब फिर हम आगे इस चीज को फर्दर नहीं, यहाँ पे हमारा कहना यह है कि when we will advise the patient properly, when we will guide the patient properly, when we will aware the patient about the facts, कभी कभी अक्सर ये होता है कि पेशेंट ना एक दूसरे को अपनी पोजीशन से देख रहा होता है, ये इसको और ये इसको लगता है कि हम सही हैं, इसको लगता है कि हम सही हैं। वहां पे जरूरत होती है एक तीसरे की जो ऊपर से देख रहा हो और दोनों को देख रहा हो। और जब तक ये वाला तीसरा का इंटरफेरेंस वहां पे नहीं आता है ना, हमको अपनी गलतियां पता नहीं चलता, हमको अपना करेक्शंस नहीं पता चलता। देयर इज द नीड ऑफ काउंसलर, देयर इट इज a need of some advisor, there is the need of your elders in your family, there is a need of your good friends। इस रिलेशनशिप के बाद में कभी कभी हम ये कहेंगे कि एक बड़ा अच्छा एक टर्म है जो सिर्फ हमारे समझने के लिए भी नहीं, हमारे एवरी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। अगर साइकोलॉजी से जो लोग अवेयर हैं चीजों को देखेंगे, यानी तो बहुत सारा चीजों के इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम if we are not well aware, और you can say कि हमारा जो अपना अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी लेवल है अगर बहुत वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड नहीं है, then we frequently react, we mostly react। ये जो चाइल्डहुड एटीट्यूड है, ये जो रिएक्शन का एटीट्यूड है ना, ये रिएक्शन हमेशा अपोजिट होता है, रिएक्शन इज ऑलवेज एंटीपैथिकल, और रिएक्शन से हमेशा एक आफ्टर इफेक्ट इंक्रीज्ड वे में मिलेगा। इन आवर रिलेशनशिप, इन आवर डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन विद डिफरेंट circumstances, with different individuals, when we react to the words, it always creates a bad environment। बट यहीं पे अगर रिएक्शन को कंट्रोल करके अगर हम रिस्पॉन्स वाली एटीट्यूड को डेवलप कराएं, रिस्पॉन्स तब होता है जब आउटफ्लो जो अंदर आ रहा है आप उसको पहले समझिए, उसको परखिए, उसको जज कीजिए, फिर उसके सुइटेबल एक आप अपना आउटकम दीजिए, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जब ये रिएक्शंस को चेंज करके हम रिस्पॉन्स में लाते हैं तो हमारा रिलेशनशिप बहुत हद तक बहुत इंप्रूव करेगा। इसको बहुत सारे कंडीशंस में कहा जाता है कि इन लाइफ इफ यू आर हैबिचुअल टू डू इजी थिंग देन योर लाइफ बिकम हार्ड, एंड इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड थिंग देन योर लाइफ विल बी इजी। ये हार्ड थिंग का मतलब कुछ फिजिकल एक्सचेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, हार्ड थिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि जस्ट टू अवॉइड योर ईज अर्ली रिएक्शंस एंड गो फॉर अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ रिस्पॉन्सिंग इन लाइफ। ये कहने का मतलब यहाँ पे जो एडवाइस जो हम आपको देना चाह रहे हैं, एक सिंपल, आप कभी कभी एक बहुत लेमैन टर्म में कहीं कहीं पे हम लोग सुनते हैं कि अगर दो कपल है, मतलब एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो एक वो किसी एक रिलीजियस जो भी हायर पर्सन है उसके पास वो आदमी जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ से बहुत झगड़ा हो रहा है या बहुत नहीं बनती, तो वो उसको एक बोतल में वाटर कुछ मिक्स करके देता है कि चलो इसके अंदर ये है, आप जब भी वाइफ से झगड़ा हो तो इसको ग्लास में निकाल के और पी लेना, बट पीना मत, इसको सिर्फ मुंह में रखना, जब तक वो बोलती रहेगी तब तक आप मुंह में रखोगे, फिर आपके ऊपर इसका असर आएगा और 5 मिनट के बाद इसको आप पियोगे। उसको लगा कि इसमें कुछ ऐसा है, कुछ जो भी एक सुपरनेचुरल चीजें इसके अंदर मिक्स है और इसका इम्प्रूवमेंट होगा। जब ये ऐसा प्रैक्टिस करने लगा तो धीरे धीरे देखा कि वाइफ ने देखा या जो भी अदर पर्सन है उसने देखा कि जब हम गुस्से में रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये बिल्कुल चुप हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली अब उसका जो एंगर एपिसोड, जो बात बढ़ते बढ़ते कहीं और तक चली जाती थी, वो खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो गया।
और कुछ महीनों के बाद उसने अगले ने ये चीजों का रिएक्ट करना छोड़ दिया कि हम बोलते रहते हैं, ये बेचारा चुपचाप होके सुन रहा है, अब इसको क्यों इतना ज्यादा टॉर्चर करना, तो लेट्स मैनेज द थिंग। और बाद में वो जाके जब उस रिलीजियस गुरु को थैंक्स करता है कि आपने जो दिया ये बहुत अच्छा है, कभी कभी बता दीजिए तो हम औरों को देंगे, देन ही डिस्क्लोज कि इसमें कुछ नहीं था, ये सिर्फ सिंपल एक ग्लास ऑफ वाटर था। बट कंडीशन क्या था कि जब तक आप उस पानी को अपने मुंह में रख के बैठे थे, तो अब क्या था, आपने अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि रिएक्शन हमेशा एक एब्रप्ट होता है, क्विक होता है। जब उस मोमेंट को अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो अब आपके अंदर समझदारी है, अब वो रिस्पॉन्स वाली चीज आएगी। जब रिस्पॉन्स वाली चीज आएगी तो जो आउटबर्स्ट ऑफ एंगर में आप जो इरेशनल चीजें करने जा रहे थे या जो करते, वो नहीं करोगे। एक बड़ा अच्छा सा एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है जो हम ऑर्गेनन से अगर इसको सोशल एस्पेक्ट में समझें। देखिए एफरोजम नंबर 95 में हनीमैन कहता है केस टेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स। और कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिस्क्राइबिंग के लिए, यही डिसीजन फैक्टर बन जाता है प्रिस्क्राइबिंग के लिए। इतना सारा कलेक्शन के बाद सारा डिसीजन एक छोटे से सिम्टम के ऊपर आके निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड द बिग इफेक्ट ऑफ स्मॉल थिंग। इस चीज को कहने के लिए एक बार हम कहेंगे कि सर ने बहुत पहले किताब का रेफरेंस दिया था, हम लोग को उस किताब बताया था, बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, रिटन बाय शूमेकर। बहुत अच्छी किताब, वो एक इकोनॉमिस्ट की किताब है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर इसको हम सोशल एस्पेक्ट में देखें तो कभी कभी लगता है कि हम अपने घर में अपने फैमिली में कुछ बड़ी बड़ी चीजें करेंगे तो बड़ा चीज अच्छा रहेगा, बट एक्चुअली इससे इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है छोटी छोटी चीज करके, और ये छोटी छोटी चीज का जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ये बड़े बड़े चीजों में बड़ा बड़ा बदलाव लेके आ जाता है, ये छोटी छोटी चीजें। इन शॉर्ट हम कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यू हैव टू एडवाइस योर पेशेंट, यू हैव टू गाइड योर पेशेंट। यहाँ पे अब इस गाइडेंस के लिए आपका अपना भी अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब हनीमैन कह रहा है कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर केस टेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब सिर्फ समझने के लिए नहीं है, अप्लाई करने के लिए भी है। दैट इज वन ऑफ द indispensable part of your curriculum. The indispensable subject is understanding of psychology, is important to fulfill what Hahnemann has advised in aphorism number 17 footnote in the name of moral remedy. What Hahnemann has advised in aphorism number 208, जब माइंड एंड डिस्पोजिशंस के लिए वहां पे कह रहा है कि टू जज, देखो ऑब्स्टेकल है, देखो यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, या देखो इसको शाबाशी देने की जरूरत है, इसको एडवाइस करने की जरूरत है कि नहीं है। सिर्फ लेके रिपोर्टाइज कर दिया, दवाई दे दिया, या सिर्फ दिया दवाई सिलेक्शन कर लिया, नहीं। यू हैव टू जज इट, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। सिम्टम किसी एक बहुत अच्छे घराने में मेंटल पे चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये हमेशा प्रिस्क्राइबिंग के लिए ही काम आएगा। और ये हमारा वर्षन नहीं है, हमने रेफरेंस के साथ आपको दिखाया है, और ये करना जरूरी है। अब आते हैं अपने तीसरे वाले सिचुएशन में, से होगा क्या ना। देखो उसकी मदर इन लॉ हमसे दवा नहीं ले रही है, उसकी मदर इन लॉ हमारे क्लिनिक पे नहीं आ रही है, आ रही है बहू, प्रिस्क्राइब हम बहू को कर रहे हैं। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर ये एडवाइस देंगे तो इस अवेयरनेस के साथ, जब उसका मेंटल फैकल्टी जब थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा चीजों को, जब वो दूसरे की तरफ से भी देखना शुरू करेगी, तो अब उसका परसेप्शन टुवर्ड्स मदर इन लॉ बदलेगा, जो कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से नहीं होता। इसके बाद उसका परसेप्शन बदलेगा, और जब उसका परसेप्शन बदलेगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, ये रिस्पॉन्ड करेगी। जब ये रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करेगी तो इसकी वजह से जो इसके इंटरनल बॉडी के अंदर, जब इसके इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक अब्रप्ट रिएक्शंस डेवलप हो रहा था, अब वो कंट्रोल होगा। जब वो कंट्रोल होगा तो इसकी सफरिंग कंट्रोल होगी,
इसका जो कॉज, जो एक्साइटिंग कॉज बन के इरिटेट कर रहा था, अब वो एडजस्टेबल होगा, वहां रिएक्शंस के बाद में रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। और तब क्या होगा कि अब भी वही मदर इन लॉ है, अब भी वही बातें हैं, लेकिन अब उसकी बातें सुन के ये चुभेगी नहीं, मुस्कुरा देगी। जब ये सिचुएशन आ जाएगा, नाउ इट इज आवर सक्सेस, नाउ इट इज व्हाट वी कॉल्ड होम्योस्टेसिस, नाउ व्हाट वी कॉल्ड कि अब हम डे टू डे लाइफ के साथ, हर चीजों के साथ, हर उतार चढ़ाव के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना सीख गए, आगे बढ़ते रहना सीख गए, खुश रहना सीख गए। दुनिया में बिल्कुल आइडियल इन्वायरमेंट कहीं किसी को नहीं मिलता, न किसी के घर पे मिलता है, न किसी के ऑफिस में मिलता है, न किसी के पूरे लाइफ में मिलता है। तो इसका मतलब क्या कि सारा दुनिया का डिप्रेशन में चला जाए, सारा दुनिया का एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर ले? इट इज आवर वे ऑफ थिंकिंग। when we will realize the thing, when we will start response rather than reaction, चीजें वही होगी। आप सबको नहीं बदल सकते, बहुत कोशिश करने के बाद अगर किसी को बदल सकते हैं तो सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। और जिस दिन खुद को बदल लेंगे, फिर वो चीजें दुख नहीं देगी आपको। जब दुख नहीं देगी तो आप दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे तो फिर बीमारी का आधा सोर्स खत्म हो जाएगा, डॉक्टर्स की आधी नींद खत्म हो जाएगी, आपका ईज आ जाएगा, and things will be in its own way carrying forward. And what is this is called homeostasis in our prescription, homeostasis in our day to day life. So ये जो तीन एग्जाम्पल हमने तीनों कंडीशंस का दिखाया, पहले जगह पे वहां पे उसका करेक्शन जरूरी है, दूसरे जगह पे देखो उसका करेक्शंस करने से उसकी सारी फैमिली एक इकोनॉमिक प्राइवेशन में चली जाएगी। अब उसको उसके साथ जीना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म में उसको एक अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। फिर अगर वो कैपेबल है तो उस चीज को वो चेंज करेगा, उस चीज को शिफ्ट करेगा, नहीं करेगा तो उसकी सफरिंग बढ़ती चली जाएगी। वहां एक कॉजेशन, या तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हर कॉन्स्टिट्यूशन को लेट नाइट वॉचिंग के साथ डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंसिटिव है उसके लिए सुटेबल नहीं है। बहुत एक अच्छा सा पैराग्राफ है, कभी आप हनीमैन का लाइफ हिस्ट्री पढ़ के देखना, बाई रोजा हुब हाउस। रोजा हुब हाउस ने एक पतली सी किताब है लाइफ ऑफ हनीमैन के ऊपर, जो बेसिकली रिचर्ड हेल की किताब से उसको इंक्लूड करके उसका अपना एडिशंस भी है। उसमें एक पैराग्राफ में बहुत अच्छे से हनीमैन का व्यू उसने लिखा है कि ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो इंडिविजुअलिस्टिक। That means every occupation is not suitable for every type of constitution. Our diet should also be individualistic. Every diet is not suitable for every type of individuals. किसी के लिए वो फायदेमंद करेगा तो किसी के लिए वो नुकसानदेह होना शुरू हो जाएगा। हम एक तरह का एक यूनिफॉर्म चला देते हैं, फिर कोई ठीक रहता है, कोई बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। So ऑक्यूपेशन भी उसको, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे उस चीज को आएगा। हम एक कोट वहां पे कर रहे थे जो ऑक्यूपेशन के बारे में वहां पे क्या था, डाइट ऑक्यूपेशन। तो अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन उसके जॉब में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज द एडवाइस, टिल देन ही हैज टू सफर। तो वहां तो चलो एक पॉसिबिलिटी है, बट थर्ड वाले केस में क्या है, यहाँ पे आप एडवाइस भी नहीं कर सकते, वहां पे घर तोड़ने के लिए बता भी नहीं सकते। अगर वो एकलौता एक ही है घर का बेटा तो फिर क्या माँ को बाहर छोड़ देगा, वो भी नहीं कर सकता। Here you have to follow these conditions, you have to go for a parallel way, including the following the direction of Hahnemann, what he has given in aphorism number 208, what indication he has given in footnote of aphorism number 17. You have to include it in your practice during your prescription, and then you will be able to relieve a longer to your patient in whatever circumstances, in whatever difficult situations he or she is living. And this achievement, when we consider both, is what our topic today is.
homeostasis. Is our consideration of homeostasis. So certain times when we cannot remove the irritating factor, in short, what I'm saying, want to say that when we are not able to removing the irritating things, we have to learn to live with that irritating things without getting irritated. And this will be called as homeostasis. Thank you very much. Arkam, time हो गया, I think अब next speaker के लिए. पॉइंट सीखे और सभी का केस बड़ा लर्निंग और सीखने वाला मिला है. शुक्रिया राशिद भाई, हम लोग जनरेशन को होप बढ़ाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहेगा आगे भी. ठीक है राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम. अर्कम, ठीक है जी, सेशन ओवर. डॉक्टर आशिद जी सर. मैं कह रहा हूँ सेशन ओवर. आई थिंक अर्कम और कुछ है किसी? हाँ 2 मिनट पापा का. हाँ ठीक. गुड इवनिंग सर. खान साहब आपके इस्तकबाल में एक बात कहना चाहूंगा. जब यहाँ पर कभी सम्मेलन होते थे तो गोपाल दास नीरज का आखिर में नंबर आता था, और वो इसलिए आता था कि लोग बैठे रहे, और हम आपके लिए बैठे हुए हैं. गुड इवनिंग. I am very thankful to all the participants as well as those who give their opinion, idea and experience. I appreciate their feelings. Sameer Upadhyay Sahab, Dr. Manoj Babu, डॉक्टर पंकज अग्रवाल और साहब, ऐसे बहुत सारे लोग जो आज ऐसे दिन जिसमें सब कोई छुट्टियां मनाता है और सोशल ऑब्लिगेशन उस पर बिल्कुल बैठा रहता है, उसको तो छोड़ के आज अपने प्रोफेशन के अपलिफ्टमेंट में जो लोग शरीक हुए, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं. डॉक्टर शुएब आलम साहब जो केसेस डिस्कस किए, डॉक्टर राशिद अख्तर साहब जिन्होंने ऑर्गेनाइन का एक बहुत अहम हिस्सा कॉजा ओकेशनलिस्ट को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पे शेयर किया आप लोगों के साथ. एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ सीखने का मौका मिल गया. हमें बहुत अच्छा लगा कि एकेडमी ऑफ क्विज वालों ने ये बड़ा अच्छा एफर्ट किया और मुझसे जो हो सका मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. The seat, importance of the seat and the site. अभी मैंने मुआविया का वो केस मलेरिया ऑफिसर्स का सुना, जिसमें नजल पॉलिप में आप जाके दूसरे जितने रेपर्टरी हैं उसमें भी हमने मुआविया खोल के दिखलाया था.
कि किसी में मलेरिया ऑफिशियलिस्ट का इम्पोर्टेंस नहीं दिखाया गया है। क्या है, हम लोग अपना प्रेजुडिस छोड़ दें, चाहे रेपर्टरी का हो या किसी चीज का। भी आज इंडिपेंडेंट का दिन है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे के अंदर आदमी को खुद मीडिया पे इंडिपेंडेंट करना है, अपने नॉलेज पे। हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की बात सुनने पे कि आप लोग अपने जगह स्ट्रिक्ट हो, उसूल पे। उसूल से मैंने देखा कि आप लोगों ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, इसलिए मेरी ख्वाहिश रहती है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को बुलाया जाए, आप लोगों से सुने। एक करेजियस एटीट्यूड है डॉक्टर राशिद साहब का, जो उन्होंने शेयर किया कॉजा ओकेजनलिस में। मुझको इनकी बात सुन के मुझको अपना याद आया, पास हुए भी क्या होंगे, समझ लो कि बस 1-2 साल हुआ होगा। एक केस मुझको मिला था सर्वाइकल रिप का, मैंने ये केस बहुत जगह बोला भी है, और राजेश शंकरन साहब के सेमिनार में भी मैंने कहा, वहां भी लोग मुझको बहुत क्रिटिसाइज किए थे इस पे। उनका क्रिटिसाइज करना भी बहुत सही था, और मैं भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। तो उस पे केस पे इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं कि जिस दिन उसकी शादी हुई उस लेडी की, निकाह के 10 से 15 मिनट के बाद उसके हस्बैंड का सडन डेथ हो गया कार्डियक अरेस्ट से। और उसके बाद वो हमारे पास जब आई तो उसे 25 या 30 साल हो चुका था, और 25-30 साल होने की वजह से उसको सर्वाइकल रिप और उसका पेन डेवलप हुआ। जो लोग सर्वाइकल रिप के केस देख चुके हैं उनको पता होगा कि पेन की सीवियरिटी कैसी होती है, वो कितना परेशान करता है। टोटलिटी क्या थी? कुछ भी नहीं था। टोटलिटी यही थी कि उसको और डीप ऐसा हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो वो उस पर मैंने एक निशिया दिया था। वहां बॉम्बे वालों ने मुझको बहुत क्रिटिसाइज किया और पूछा कि वो तो कांस्टेंट फीचर हो गया है, आपकी इग्नेशिया क्या सर्वाइकल रिप को काट के साफ कर देगी? और नहीं साफ करेगी तो वो तो रह जाएगा, तो पेन होता ही रहेगा। तो हम हंसे उन लोगों पे। हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग थोड़ा ऑर्गेनन पढ़ लिया करो, कभी कभी मौका मिले। तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा कि इस पे एक आदमी खड़ा होकर कहा, मैं ऑर्गेनन आपसे ज्यादा जानता हूं। हमने कहा मुझे इसी बात को दुख है कि मुझसे ज्यादा जानते हैं, और मुझसे ज्यादा जान के आपको आपका ये कमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। नहीं हो तो फोटो दिखला। तो हमने उनको बताया, उसी वक्त कॉजा ओकेजनलिस की बात की मैंने, और कहा कि ऑर्गेनन का ये हिस्सा जो लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑर्गेनन जानते हैं, वो इस हिस्से को अच्छे से पढ़ ले। और फिर मैंने उनको कहा कि देखो, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डिजीज और मेडिसिन दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, जहां पेशेंट इनक्यूरेबल होता है। ये जो आज राशिद साहब ने ये बोला, ये बहुत अच्छा लगा मुझको। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने लाइफ में किए। एक ब्रोंकियल स्पाज्म का केस था, वो चारों तरफ उसके
छोटे छोटे तालाब के दरमियान में वो रहता था, उसको होता था। ये NIH का केस है। मैंने साफ कर दिया था कि आप ठीक तो हो नहीं सकोगे क्योंकि आपका मेंटेनिंग फैक्टर चलता है। हाँ, आपको इस काबिल हम कर देंगे कि आप अपने मेंटेनिंग फैक्टर के साथ फाइट कर सकते, and you are going to develop a compromising attitude with your disease and your medicine. तो ऐसी बातें मैं भी अब नहीं करता हूं, इसलिए हम थैंकफुल टू राशिद साहब को, उन्होंने इस बात को उठाया। वो अच्छी बात कही, लोगों को अब बहुत अच्छा ये समझने को मिलेगा कि जब ऑर्गेनन की बात है तो फिर राशिद साहब कैसे ये कर लेते। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुनकर, नया थॉट्स देखा आप लोगों के अंदर मैंने, और किसी भी चीज को इस्टेब्लिश करने की कैपेसिटी देखी। कुछ एक दो आदमी की बात मैं सुन नहीं पाया क्योंकि उस वक्त बाहर चला गया था, और इसीलिए हम उस सिलसिले में कोई कमेंट्स नहीं बोलना चाहते हैं। आई होप कि इन फ्यूचर ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाए तो इसमें सबसे बड़ा जो आप लोगों का एक हेल्प चाहिए, जो आप लोग के कंजॉइंट एफर्ट से होम्योपैथिक प्रोफेशन को बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिलता है। अब उसको पता नहीं कि ये लोग दूसरा सेमिनार कब करने वाले हैं ऐसा, और 5 सितंबर तो ये बताएंगे ये लोग। और हमने ये देख लिया अब आस्ते आस्ते होम्योपैथिक प्रोफेशन का जो ऑडियंस है वो बड़ा मैच्योर्ड हो रहा है। यही मेरे एफर्ट का एक बहुत बड़ा फायदा यही मिला। और जो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि एक साहब ने कल हमको कह दिया वेबिनार में, भाई आपको सीट और साइट की बात आपकी उसने पढ़ी है, तो मैंने आज मुनासिब समझा कि सीट एंड साइट का डिफरेंस, डेप्थ और आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग थोड़ा सा हल्के में डिस्कस। डॉक्टर माविया साहब का जो केस है मलेरिया ऑफिशियलिस्ट का, वो भी सीट का बेसिस है, सीट का इंपॉर्टेंस है, सॉइल का इंपॉर्टेंस। हम उपाध्याय साहब का और पंकज अग्रवाल साहब का सुन नहीं पाए हम, मैं बाहर चला गया था कुछ इस सिलसिले में। आज संडे को बड़ा मुश्किल होता है, मेरा बड़ा गंभीर क्लिनिक होता है, इसीलिए कहीं कहीं थोड़ा मिस हो गया, फॉर विच आई माई अपॉलॉजी टू ऑल ऑफ यू। और जिनका सुना उनका जवाब नहीं। आई होप इन फ्यूचर हम लोग इससे और अच्छा एफर्ट करेंगे कि बात को आप लोगों के सामने जनरल जो ऑडियंस है उसको मैच्योर जितना मुमकिन हो सके कर सके। थैंक यू हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो आज का इतना कीमती दिन निकाल कर पढ़ने सीखने में लगाए हुए हैं। ओह रियली बड़े हिम्मत वाले हैं आप लोग, बड़े करेजियस हैं आप लोग, जो अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करके होम्योपैथिक सीखने में लगा दिए हैं। मेरा बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इससे अच्छे सेमिनारों का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। बहुत छोटे में, बहुत क्विक में मैंने सीट और साइट का केस डिफरेंशिएट किया है, और उसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं,
वो प्रिपेयर रखें, क्वेश्चन भेजें, हम कोशिश करेंगे अपने हिसाब से कि जवाब दे सकें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का दोबारा शुक्रगुजार हैं हम। थैंक यू सर।